Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, आज की हमारी मैराथन क्लासेस रिलेटेड हैं इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमारी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद बात करी जाए वैदिक संस्कृति, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके बाद सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा। जो जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा छठा चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम लोग गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जो है, इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि पीछे की कहानी क्या है, उसके बाद यहाँ आएंगे, ठीक है फ्रेंड। सो देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में अशोक के बारे में पढ़ा था। किसके? अशोक के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश में जो अशोक सम्राट यानी कि अशोक का जब शासन काल चल रहा था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो अशोक थे लगभग क्या पूरे भारत में, अखंड भारत में अगर किसी ने सबसे पहले शासन किया तो वो थे अशोक। और अशोक उसके बाद क्या होता है उसकी कहानी समझते हैं। देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद जब 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी होते वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। कहने का मतलब वो इतने योग्य नहीं होते कि जो साम्राज्य था उसको कंट्रोल कर सके। तो होता क्या है कि जब साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर सकते तो धीरे धीरे पतन होने लगा, है ना। तो जब मौर्य वंश का पतन हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे अंतिम शासक थे वृहदत्त। कौन थे? वृहदत्त, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे अंतिम शासक कौन थे मौर्य वंश के? वृहदत्त, ठीक है। कौन थे? वृहदत्त। और इनकी हत्या किसने कर दी थी? इन्हीं के सेनापति, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और उसके बाद क्या होता है कि जो मौर्य वंश है उसका पतन हो जाता है और जिसका उदय होता है वो है, मतलब मौर्य वंश का जब पतन होने के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल बोलते हैं। और मौर्योत्तर काल में कोई भी उत्तराधिकारी, जितने सारे राजा हुए, वो ढंग के नहीं थे। ढंग के मतलब बिल्कुल योग्य ही नहीं थे। और जब योग्य नहीं थे तो हुआ क्या, जो साम्राज्य था वो विघटित होने लगा, है ना। विघटन स्टार्ट हो गया साम्राज्य में। और साम्राज्य में जब विघटन स्टार्ट हो गया तो उस समय क्या हुआ, साम्राज्य में कई सारे नए राज्यों का उदय होने लगा, ठीक है। जब स्थिति, मतलब कोई भी जो केंद्रीय स्थिति थी मौर्योत्तर काल में, वो क्या थी? मजबूत नहीं थी। और केंद्रीय स्थिति मजबूत ना होने के कारण नए राज्यों को क्या होने लगा? उदय होने लगा। और नए राज्यों का उदय होने के साथ साथ क्या होने लगा? विदेशी आक्रमण भी होने लगे। कहा जाता है ना कि घर के फूट बाहर के लूट, वही वाला हुआ यहाँ पर काम। यहाँ पर क्या हो रहा था? घर में फूट लगी हुई थी, यानी नए राज्यों का उदय हो रहा था। भैया सब लोग अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना रहे थे, और वही चीज़, इसी चीज़ का फायदा उठाकर विदेशियों ने क्या किया? आक्रमण किया। जिसमें कौन कौन से आते हैं? यूनानी आक्रमण, जैसे यूनानी आक्रमण, ठीक है। और उसके बाद कौन बात करी जाए? यूनानी आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण हुआ था, है ना। यूनानियों का हुआ था, कुषाणों का हुआ था, और किस किस का हुआ था फ्रेंड्स? थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। गला सूखने लगा था, ठीक है। सो मैं बता रही थी कि जब विदेशी आक्रमण होने लगे, ठीक है। और विदेशी आक्रमण में बात करी जाए तो कौन कौन से थे? देखिए, जो मौर्योत्तर काल था, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जो मौर्योत्तर काल था, ये क्या था? इसमें जो शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय स्थिति मजबूत ना होने के कारण यहाँ पे दो चीज़ों का, मतलब 2 चीज़ें होने लगी थी। एक क्या था? नए राज्यों का उदय होने लगा था, नए राज्यों का उदय, और विदेशी आक्रमण होने लगे थे। नए राज्यों में जैसे हो गया शुंग वंश, है ना, शुंग वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, और कौन से आएंगे? सातवाहन वंश हो गया, शुंग वंश हो गया, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा। और विदेशी की बात करी जाए, विदेशी में यूनानी आक्रमण हुए, ठीक है, शकों का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। ऐसे करके कई सारे थे, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो यूनानी आक्रमण हुए कई सारे, और उसके बाद यहाँ पर जो नए राज्य, जैसे यहाँ पे एक चेदी वंश भी है, ठीक है, चेदी वंश।
चेदी वंश हो गया, सातवाहन हो गया, शुंग वंश हो गया, ये नए राज्यों का उदय हो रहा था साम्राज्य में और ये विदेशी आक्रमण हुए, यूनानी, शकों का, ठीक है, ये सब क्या होने लगे, आक्रमण होने लगे। जब कुषाणों का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी जब कुषाण भारत में शासन कर रहे थे तब की बात करते हैं ना, यहीं से हमारे निकलेंगे, ये गुप्त वंश की बात आएगी। तो देखिए ये जो कुषाण थे ना, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इसको मैं साफ कर दूं क्योंकि यहीं पे इतनी जगह है। देखिए जो ये कुषाण थे, इन्हीं के सामंत क्या करते थे, राज्य में शासन प्रशासन करते थे। इन्हीं के सामंत जो थे राज्य में क्या करते थे, इन्हीं के सामंत जो थे वो क्या करते थे, राज्य में शासन प्रशासन का काम करते थे और एक उपाधि धारण करते थे, वो उपाधि थी महाराज। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करके, महाराज की उपाधि धारण करके ये सामंत राज्य में शासन प्रशासन का काम करते थे। ठीक है, शासन प्रशासन का काम करते थे। इन्हीं सामंतों में से श्रीगुप्त भी एक क्या था, सामंत था। श्रीगुप्त भी, इन्हीं सामंतों में से श्रीगुप्त जो था वो भी एक क्या था, सामंत था। ठीक है, और ये कैसे समझ में आया कि ये कुषाणों का था, क्योंकि ये जो उपाधि धारण किए था वो था महाराज। किसकी, महाराज की उपाधि। और ये किसकी उपाधि थी, इन्हीं सामंतों की थी। कुषाणों के जो सामंत थे उन्हीं की उपाधि थी, कौन सी, महाराज की उपाधि। कौन धारण किए हुआ था, श्रीगुप्त। देखिए जब कुषाण वंश का पतन हो रहा था तो ये जो श्रीगुप्त है ना, ये कुषाणों से अलग होकर अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। कौन, श्रीगुप्त। और प्रारंभिक रूप में ये कहाँ पर जो स्टार्टिंग करता है वो है बिहार और यूपी के बलिया। ठीक है, बिहार और यूपी के बलिया तक के क्षेत्र की बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग होती है और उसके बाद ये क्या करता है, गुप्त वंश की स्थापना करता है। किसकी, गुप्त वंश की स्थापना करता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं, यानी श्रीगुप्त के बाद जो राजा बनते हैं वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और ये इन्हीं जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसके, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। किनको, चंद्रगुप्त प्रथम को। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। इन्होंने उनसे क्या करी थी, शादी। और उसके बाद देखिए ये वास्तविक संस्थापक थे। कैसे माना जाता है, देखिए जो श्रीगुप्त थे ये कौन सी उपाधि रखकर जो गुप्त वंश की स्थापना करी थी, तो महाराज की। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे अलग होकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी, महाराजा धीराज की। ठीक है, महाराजा धीराज इसकी उपाधि। देखिए ये सब पढ़ना नहीं है, सिर्फ बेसिक पीछे का बैकग्राउंड जानने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ करी है, ताकि बैकग्राउंड पता हो जाए। पढ़ना तो ये है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, सबसे अलग होकर गुप्त वंश की जो स्थापना इन्होंने करी थी श्रीगुप्त ने, ये उसके बाद जो राजा बनते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम बनते हैं। और इन्होंने क्या किया, सबसे अलग होकर शासन व्यवस्था करी और अपना जो इन्होंने क्या किया कि सबसे अलग होकर शासन व्यवस्था करी और साथ में अपनी जो उपाधि धारण की वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। और इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। इनकी वाइफ का नाम था कुमार देवी और इन्हीं का पुत्र था कौन, समुद्रगुप्त। यानी इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और समुद्रगुप्त के बाद आएंगे एक इनके दो बेटे होते हैं, रामगुप्त और एक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और ये इनके बारे में पढ़ना है। तो समझ में आया, हम ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे तो भी ठीक है, कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन समझ लीजिए। मैंने बताया श्रीगुप्त जो थे इन्होंने स्थापना करी किसके, उसके गुप्त वंश की। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त की वाइफ जो थी इन्होंने किससे शादी करी थी, कुमार देवी से। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त की बात करी जाए तो उसके आगे की बात करें, ये तो हमें पढ़ना है, इसके बारे में तो हम पूरा पढ़ेंगे। एक समुद्रगुप्त कौन थे, इनके बारे में इनके बारे में तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे मैंने बताया इनके दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसमें ये क्या होते हैं, थोड़ा ठीक ठाक शासक नहीं रहते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय कर देते हैं। उसके बाद राजा ये बन जाते हैं। क्यों करते हैं, आगे जब ये पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं।
अब मैं समुद्रगुप्त के बारे में जो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं उनको मैंने मेंशन किया है और उन्हीं के बारे में देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो नीचे से पता चल गया, जो मैंने अभी बताया है कहने का मतलब, उससे पता चल गया कि इनके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, माता कौन थे, कुमार देवी थी। अब आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत है प्रयाग प्रशस्त लेख। ये लेख वही लेख है जो हम लोगों ने अशोक के समय में पढ़ा था, ठीक है। अशोक के समय में जो अशोक ने कौशाम्बी में जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख जो वहाँ पर स्थापित करवाया था, उसी को अकबर ने कहाँ पर लाया, मतलब उसी को अकबर कहाँ लेके आ गए थे, प्रयागराज में लेके आ गए। तो अब समझ में कौन लाया था, अकबर लाए थे, कहाँ, प्रयागराज में लाए थे। ये वही प्रयाग प्रशस्त लेख है। और ये लिखा किसने था, तो देखिए प्रयाग प्रशस्त लेख में इसकी जानकारी समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत मिलता है। समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है, प्रयाग प्रशस्त लेख, ठीक है। और ये इनके जो दरबार, ये लिखा किसने है ये सारी चीज़ें, तो इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन, ठीक है। यानी इनके बारे में लिखा कौन, समुद्रगुप्त के बारे में, तो वो लिखा है हरिशेन ने लिखा है। हरिशेन कौन थे, इनके दरबारी कवि थे। तो आपको समझ में आया समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन थे। देखिए दरबारी कवि, चीनी यात्री और कौन यूनानी आए, ये सारी चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखना क्योंकि उस बार क्वेश्चन पूछा गया था। और वो क्वेश्चन जब मैं ये पढ़ा लूँगी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद हर्षवर्धन, ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री मतलब ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी और ज़रूर बताना क्या आप उसको एक सीरीज़ में उसको लगाना था, ठीक है, सीक्वेंस में कौन कैसे आया टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी क्रम में लगाना है। वो क्वेश्चन मैं बताऊँगी क्या है, ठीक है। अभी नहीं, अभी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मैं सारी चीज़ें बता दूं उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ना। देखिए सारे क्वेश्चन कराऊंगी। समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। ये पहले कहाँ था, ये कहाँ था, कौशाम्बी में था। किसने स्थापित करवाया था, अशोक ने करवाया था। लेकिन वहाँ से यहाँ कैसे आया, तो वहाँ से प्रयाग आ गया तो प्रयाग प्रशस्ति लेख नाम हो गया। और किसने, कौन लाया था, तो वो लाए थे, अकबर लाए थे। जो जानकारी है इनमें जो प्राप्त होती है वो किसने लिखा है, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन, इन्होंने लिखा है। और इसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ है, तो समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, विजय नीति जिसे बोलते हैं ना, विजय नीति जो है उसका वर्णन मिलता है। और कौन से श्लोक में, 7वें श्लोक में। यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया 7वें श्लोक में मिलता है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में। अब आगे बात करते हैं कौन सी उपाधि इन्होंने धारण करी थी। उपाधि में इन्होंने कविराज की उपाधि धारण करी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण करी थी, इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए जो वैदिक काल में जो गाय होती थी उनको कौन दूता था, उनको लड़की दूती थी, ठीक है। वैदिक काल में जो गाय होती थी उनको कौन दूता था, लड़कियां दूती थी। और जो लड़कियां गाय को दूती थी उसको क्या बोलते थे, उनको दुहिता बोलते थे। क्या बोलते थे, दुहिता बोलते थे। और इनके पुत्र को क्या बोलेंगे, इनका जो बेटा होगा उसको क्या बोलेंगे, दौहित्र। तो आपको समझ में आया दौहित्र का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो जो ये समुद्रगुप्त हैं ये अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करी और पराक्रमांक की उपाधि धारण करी। कौन कौन से, कविराज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी दौहित्र, पराक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण करी। सिक्के की बात करें कौन कौन से इन्होंने सिक्के जारी किए, तो वीणा प्रकार का सिक्का। देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो गुप्त काल शासकों में बात करी जाए कौन सा ऐसा राजा है जो संगीत प्रेमी था, तो वो है समुद्रगुप्त। कैसे पता चलता है, तो एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इसे, ठीक है। इसलिए इसे क्या वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो कविराज कहा जाता है, ठीक है। और
ये तो मैंने बता दिया, सिक्का वीणा प्रकार का सिक्का जारी किया, ठीक है। ये संगीत प्रेमी थे, इससे पता चलता है। आगे बात करें जाए गरुड़ प्रकार का सिक्का। गरुड़ प्रकार के सिक्के से समझ में आता है कि जो गुप्तों का राष्ट्रीय पक्षी था वो क्या था, गरुड़ था। आगे बात करी जाए अश्वमेघ प्रकार का सिक्का। एक मतलब सिक्के में क्या किया गया, दिखाया गया है, अश्वमेघ यज्ञ करते हुए राजा को दिखाया गया है। व्याघ हनन सिक्का, ठीक है। व्याघ मतलब कि जो बाघ है ना उसको मारते हुए दिखाया गया है ना। तो ये चीज़ कितने प्रकार के, वीणा प्रकार का सिक्का, व्याघ हनन सिक्का हो गया, और कौन सा था, अश्वमेघ सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का, ठीक है। अब समझते हैं इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। सबसे पहले जो विसेंट स्मिथ थे, कौन थे, विसेंट स्मिथ, यहाँ पे मिट गया है, सॉरी, विसेंट, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया था उस बार कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा, तो वो कहा था विसेंट स्मिथ ने कहा था। अब क्यों कहा था, तो उसका कारण था कि इन्होंने जो उत्तर भारत है वहाँ के 9 राजाओं को, और दक्षिण भारत के, आर्यावर्त बोलो या फिर उत्तर भारत बोल सकते हो, उत्तर भारत या आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसलिए क्या कहा जाता है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऐसा क्या काम किया था इन्होंने, पहली चीज़ समझते हैं, इस चीज़ का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इस चीज़ का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख में, जिसको किसने लिखा है, तो इन्हीं के दरबारी कवि थे हरिशेन ने लिखा है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस श्लोक में है, तो 7वें श्लोक में है, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया था, ठीक है। ये तो समझ में आया, ये काम किया था, लेकिन जो काम किया था उसमें क्या यूज़ किया था, ऐसे कैसे इतने लोगों को इन्होंने हरा दिया। तो वो थी, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिमाग बहुत है, लेकिन हमें कब कहाँ यूज़ करना है, अगर वहाँ पे हम नहीं कर पाए तो उस दिमाग का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नहीं, फालतू खर्चा कर रहे हैं, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है ना। कहने का मतलब अगर आप दिमागदार हो, है ना, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, यदि आप दिमागदार हो तो दिमाग लगा के काम करो हर एक चीज़, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, मतलब अगर धन है तुम्हारे पास, धनवान हो, पराक्रमी हो, काफ़ी तेज़वान हो, तो उसी तरीके का काम करो। अब यही चीज़ यहाँ पर देखिए, ऐसे कैसे कोई जानेगा। तो देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, भैया दिमागदार वाले इंसान थे, इन्होंने क्या किया, विजय नीति अपनाई थी साम्राज्य विस्तार के लिए। कौन सी विजय नीति अपनाई थी, उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए साम्राज्य विस्तार की नीति, जिसको क्या बोलते हैं, विजय नीति। और विजय नीति क्या है वो देखते हैं। देखिए उत्तर भारत के इन्होंने 9 राजाओं को हराया, तो कौन सी नीति अपनाई। अब उत्तर भारत तो समझ रहे हैं, अगर मैं मैप बना दूं, देखिए अगर मैं भारत का मैप बना दूं, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाऊंगी, ठीक है, बस ऐसे रख लीजिए, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। जो ये वाला पार्ट था उत्तर भारत की अगर बात करूँ ना, तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था इन्होंने, 9 राजाओं को हराया था। तो कौन सी नीति अपनाई थी, ये हैं नीतियाँ, ठीक है। वो थी प्रश्नबोध धरण नीति। कौन सी, प्रश्नबोध धरण नीति थी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समूल नष्ट कर देना। क्या मतलब होता है, समूल नष्ट कर देना। तो उत्तर भारत के जो 9 राजाओं को हराया था किसने, समुद्रगुप्त ने। तो कौन सी नीति अपनाई थी, कौन सी नीति अपनाई थी, प्रश्नबोध धरण। क्या नाम है, प्रश्नबोध धरण। और इसका मतलब क्या होता है, समूल नष्ट कर देना, है ना, थोड़ा मोड़ा ने एकदम समाप्त कर दिया था। समाप्त करने के बाद अपने राज्य में मिला लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा, जब ये उत्तर भारत के इसको क्या, यहाँ वाले राज्य को क्या किया, जीत लिया, तो जब ये लौट रहा था ना, तो यहाँ इधर एमपी साइड में, ठीक है, क्या एमपी साइड में क्या हुआ, एक आटविक जनजाति रहती थी। आपने पढ़ा होगा जो अशोक का 13वां अभिलेख है, या जो 13वीं लाइन है, उसमें क्या चीज़ है, कलिंग के युद्ध का वर्णन है, और आटविक जनजाति के बारे में भी उनका भी वर्णन है। और ये जनजाति बहुत ही उपद्रवी जनजाति थी। और ये जब यहाँ से वापस आ रहे थे, तो ये यहाँ पर बीच में, ठीक है, आटविक जनजाति रहती थी। और ये क्या करते हैं, जब लौट के आते हैं तो ये जनजाति काफ़ी उपद्रव मचाती है। फिर इनको क्या करते हैं, खूब मारते हैं, अच्छे से मारते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे कौन सी नीति अपनाते हैं, परिचायकीकृत नीति
अपनाते हैं, मतलब काफ़ी मार पीट करके उसके बाद उनको क्या करते हैं, सेवक बना लेते हैं। तो ये हुई आटविक जनजाति से रिलेटेड बात। अब देखिए उसके बाद ये कहाँ आते हैं, दक्षिण भारत आते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में क्या करते हैं, ग्रह मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाते हैं। यहाँ पर कौन सी नीति अपनाते हैं, ग्रह मोक्ष अनुग्रह नीति। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जीतते थे फिर उसको ग्रहण कर लिए, ठीक है, पहले जीता फिर क्या किया, मिला लिया, उसके बाद फिर से मुक्त कर दिया, फिर से क्या किया, मुक्त कर दिया, और उसके बाद उनको अपना अनुग्रही बना लिया। समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये यहाँ मगध में भैया, यहाँ पर भैया मगध था और यहाँ पर ये शासन कर रहे थे, अब पाटलिपुत्र, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर कोई विद्रोह करता है और यहाँ पर ये आते हैं तो ये हाथ से गया है ना, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले इसको जीता, ठीक है, हराया वहाँ के जो भी राजा थे, और उसके बाद जीतने के बाद क्या किया, मिला लिया, और मिलाने के बाद फिर से मुक्त कर दिया और कहा औकात में रहकर काम करो, शासन करो लेकिन औकात में रहकर। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे क्या हुआ सारी सिस्टम, है ना। तो उसके बाद क्या किया, उनको अपना अनुग्रही बना लिया और यहाँ पे आराम से बैठ के शासन करता रहा। तो ये समझ में आया। अब आगे बात करते हैं सीमावर्ती राज्य, जो जैसे यहाँ पर असम था, ठीक है, सीमावर्ती राज्य, श्रीलंका हो गया यहाँ पर सीमावर्ती राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए, सीमावर्ती राज्य में ये श्रीलंका तो सॉरी श्रीलंका तो देश के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए जो सीमावर्ती राज्य थे, जैसे यहाँ पर क्या था, असम था, असम का पुराना नाम है कामरूप, क्या नाम है, कामरूप नाम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेपाल है, अरे इस जगह नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, ये सिक्किम है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ये नेपाल है। अगर मैं अपना मैप बनाऊंगी इस तरीके से तो देखिए ये है नेपाल और यहाँ पर थोड़ा सा ये सिक्किम उठा हुआ है, इधर भूटान है, ठीक है। सो ये सीमावर्ती राज्य कौन सा है, नेपाल है। और उसके बाद इधर आसाम पड़ता है, ठीक है। आसाम की बात करी जाए तब तो ये वही थे, राज्य थे, तब देश वेश नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ये असम था, इसका पहले का नाम क्या था, पहले का नाम था कामरूप, है ना। तो जो सीमावर्ती राज्य थे वहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो वहाँ पर इन्होंने सर्व करदाना प्राणायाम नीति अपनाई। कौन सी सर्व करदाना प्राणायाम नीति, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार के कर देना, ठीक है। इन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सभी प्रकार के कर देना पड़ेगा, और जब मैं आऊँगा तो हमें प्रणाम करना पड़ेगा। तो वही है सर्व करदाना प्राणायाम नीति, ठीक है। सभी प्रकार के कर देना और प्रणाम करना, समझ में आया। आगे बात करते हैं विदेशी राज्य, विदेशी जो भी राज्य थे, है ना, विदेशी राज्य के अंतर्गत देखा जाए जैसे यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है विदेशी राज्य, जिससे श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिंगल नाम है, सिंगल द्वीप बोला जाता था, ठीक है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिंगल द्वीप है। तो श्रीलंका हो गया और शासनशाही हो गया। यहाँ पे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, कन्योपायन नीति अपनाई थी। कौन सी, कन्योपायन नीति। ये कन्योपायन का मतलब क्या होता है, कन्योपायन का मतलब होता है जो इनके यहाँ सैनिक थे ना, उनके साथ जबरदस्ती यहाँ की जो विदेशी राज्य के जो भी लेडीज़ें होती थी, मतलब कन्याओं को क्या करते थे, लेडीज़ क्या बोलेंगे, कन्याओं को, ठीक है, कन्याओं के साथ जबरदस्ती शादी करवा देते थे अपने सैनिकों के साथ, और ये लोग बाद में बदला लेते हैं, ठीक है, बाद में क्या करते हैं, बदला लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। एक बार फिर से देख लेते हैं। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, माता का नाम कुमार देवी। उसके बाद समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है, प्रयाग प्रशस्त लेख लिखा किसने है, हरिशेन ने लिखा है। कौन थे, दरबारी कवि थे, ठीक है। जो प्रयाग प्रशस्त लेख है वो पहले कहाँ था, वो कौशाम्बी में था, वहाँ से प्रयाग कौन लाया, अकबर लाए थे। और जो इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो समुद्रगुप्त के विजय नीति का वर्णन है 7वें श्लोक में। उपाधि की बात करें, इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की, पराक्रम की उपाधि धारण, पराक्रमांक की उपाधि धारण करी, परम भागवत की उपाधि धारण करी। आगे बात करते हैं सिक्के, वीणा प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के, है ना, वीणा प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के, और अश्वमेघ यज्ञ प्रकार के भी सिक्के इन्होंने चलाए, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के चलाए। अब आगे बात करते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसने कहा, तो ये कहा था स्मिथ ने, ठीक है। क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त या उत्तर भारत के 9 राजाओं को दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। ऐसा क्या किया था, तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, और उसमें कौन सी नीति, विजय नीति। वो विजय नीति क्या है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला उत्तर भारत को जब हराया था तो कौन सी नीति अपनाई थी, 9 राजाओं को हराया था, कौन सी नीति, प्रश्नबोध धरण
नीति अपनाई थी, मतलब समूल नष्ट कर देना। उसके बाद जब नीचे आ रहे थे तो आठवीं जनजाति मिलती है, उसको कौन सी परिचायकीकृत ये नीति अपनाते हैं, यानी उनको सेवक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में क्या करते हैं, कौन सी नीति अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं पहले, ठीक है, जीत के ग्रहण करते हैं, फिर मुक्त कर देते हैं। कौन सी, मोक्ष हो गया, ग्रहण मोक्ष, ठीक है, और अनुग्रह नीति अपनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सीमावर्ती जो भी राज्य होते हैं, जैसे मैंने बताया नेपाल हो गया, असम हो गया, तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए सर्व करदाना की नीति अपनाते हैं। और विदेशी राज्य जितने सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने इटी से लगा दूंगे, ठीक है, वहाँ क्या करते हैं, कन्योपायन नीति का, यानी जबरदस्ती अपने सैनिकों के साथ वहाँ की कन्या की क्या कर देते, शादी कर देते थे। और यही लोग बाद में बदला लेंगे किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या, जो रामगुप्त थे है ना, उन्हीं से बदला लेंगे। वो कहानी हम बताएंगे कैसे क्या होता है। तो ये था समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारी चीज़ें। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये मत भूलना कि इनके दरबारी कवि कौन थे, ठीक है। ये मतलब ये टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, एक सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, दे सकता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। दरबारी कभी मत भूलना, कौन सी उपाधि धारण की, कहने का मतलब इतना शॉर्ट है, इसको आप याद ही रखना। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स, और यदि लेना हो तो ले सकते हैं, वरना मैं फ्रेंड्स बता दूं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप क्या करना, वहाँ पर जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे लिखी हुई हैं ऐसे ही PDF के फॉर्म में आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वरना इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ले लीजिए, ले रहा हो तो फ्रेंड्स मैं साइड हो जाती हूँ सारी चीज़ें। आइए फ्रेंड्स, हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है। विक्रमादित्य यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके बारे में। अब इससे पहले एक थोड़ी सी स्टोरी है जो कि देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की एक पुस्तक है। मैं कहाँ पे मेंशन करूँ, देखिए यहाँ पे कर देती हूँ। देखें कौन से, विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की है, ठीक है। किसकी है, विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त थे, समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। समुद्रगुप्त थे, इनके 2 बेटे थे, ठीक है। कौन कौन से, एक है रामगुप्त और इन्हीं का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। देखिए जब इनकी वो समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो राजा बनता है वो बनता है रामगुप्त, ठीक है। अब देखिए जब रामगुप्त राजा बनता है तो ये इतना ज़्यादा योग्य नहीं था, ठीक है। रामगुप्त थे वो इतना ज़्यादा योग्य नहीं थे, तो हुआ क्या, देखो पहले समझते हैं। मैंने बताया पिछली क्लास में, जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने क्या किया था कि जो भी विदेशी राज्य थे, ठीक है, शक हो गया, श्रीलंका के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया था, कन्योपायन नीति का उपयोग किया था, है ना। जो अपने सैनिक थे उनकी विदेशी राज्य के जो लड़कियां होती थी, जो कन्याएं होती थी, उनकी ज़बरदस्ती शादी करा लेते थे, है ना। तो देखिए अब ये किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। लेकिन भरना किसे पड़ा, इसको पड़ा। देखिए कैसे भरना पड़ा, इन्होंने क्या किया था कि ज़बरदस्ती शादी कराई थी शकों की लड़कियों से। और उसके बाद क्या होता है, जो समुद्रगुप्त होते हैं जब ये ख़त्म हो जाते हैं, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद जब रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं तो ये इतने ज़्यादा योग्य शासक नहीं होते हैं ना। तो होता क्या है यहाँ पर कि देखिए इनकी वाइफ होती है, एक क्या है कि, तो इनकी वाइफ है ध्रुव स्वामिनी, जो कि उस समय काफ़ी खूबसूरत मानी जाती थी, स्वामिनी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी इनकी वाइफ थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी सुंदर थी। तो जो शकों के राजा थे उन्होंने क्या कहा, शकों के राजा ने इनसे कहा, इन्होंने वही बदला लिया, शकों ने वही बदला लिया जो ये समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि ज़बरदस्ती शादी कर ली थी, है ना। उनकी लड़कियों से ज़बरदस्ती शादी करवाई थी अपने सैनिकों की। तो यही शक अब जब ये नहीं रहे तो इनसे बदला लेने के लिए कहते हैं कि अपनी जो ये वाइफ है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है, इनको क्या करो, हमें सौंप दो,
है ना, वरना हम तुम्हारे राज्य पे क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो ये जो रामगुप्त है ना, ये डर जाते हैं। तो युद्ध का सामना ना करने के डर से, यानी युद्ध का सामना करना ना पड़े, इसलिए ये क्या करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी थी उनको अपनी वाइफ को भेजने का फैसला ले लेते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, है ना, इनके छोटे भाई थे, इनको जब ये पता चला कि हमारे बड़े भाई साहब रामगुप्त जो भाभी जी हैं, इनको कहाँ भेजना चाहते हैं, शकों के पास भेजना चाहते हैं, तो उनको ये बात कतई मंजूर नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, चलो तुम भेजना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन जिस दिन जो है ध्रुव स्वामिनी को शकों के पास जाना था, उस दिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि खुद घाघरा चोली यानी कि कपड़े लेडीज़ वाले पहन के, और जो पालकी होती है उसमें बैठ के कहाँ जाते हैं, शकों के यहाँ जाते हैं, ठीक है। और शकों के जो राजा होते हैं उनका काफ़ी सम्मान के साथ, ठीक है, उनको क्या करते हैं, अपने घर अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ बुलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब रात पे उनका घूंघट उठाते हैं तो कौन होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। और ये क्या करते हैं, खंजर घोंप के इनके जो शकों के राजा होते हैं इनकी मृत्यु कर देते हैं, यानी खंजर घोंप के उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। जब वो मर जाते हैं उसके बाद यही चंद्रगुप्त द्वितीय वापस आते हैं, फिर ये अपने भाई की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है। अपने भाई को मार के जो भाभी थी उनके साथ क्या कर देते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। और शादी करने के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि ये स्टोरी क्या थी, जो थोड़ी सी मैंने बताई कि जो समुद्रगुप्त थे इन्हीं के बेटे हैं रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। जो रामगुप्त थे, पहले तो समुद्रगुप्त को मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था, जो विदेशी राजा थे उनके साथ कौन सी नीति अपनाई थी, कन्योपायन की नीति अपनाई थी, है ना, जबरदस्ती शादी करी थी उनकी कन्याओं से। जो जब ये नहीं रहे तो शकों के जो जबरदस्ती शादी करी थी उनके लड़कियों से, इन्होंने क्या किया, जब ये कमज़ोर शासक आए तो इन्होंने बदला लेना स्टार्ट किया। और इन्होंने कहा कि इनकी जो खूबसूरत वाइफ थी ध्रुव स्वामिनी, है ना, उनको कहा कि हमारे पास भेजो वरना हम तुम्हारे साम्राज्य में क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। इन्होंने क्या किया कि ये फैसला लिया कि ठीक है हम भेजेंगे, लेकिन ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को मंजूर नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इनकी भी हत्या कर दी, और जो भाभी है उनके साथ शादी कर ली, और उसके बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, और ये स्टोरी किसमें वर्णित है, तो ये स्टोरी जो है ये वर्णित है देवी चंद्रगुप्तम में ये वर्णित है। किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की है, ठीक है, विशाख दत्त, ठीक है, इनकी पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें ये स्टोरी वर्णित है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज़ बताने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे बताया। फ्रेंड्स, डस्टर कहाँ गया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देवी चंद्रगुप्तम जो है किसकी रचना है, तो वो है देवी चंद्रगुप्तम जो है एक किसकी बुक है, तो वो किताब किसकी है, तो वो है विशाख दत्त की। अब आगे बात करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखिए आप टाइम पीरियड पे मत जाना, क्योंकि अगर हर जगह अलग अलग दिया है टाइम पीरियड ना, मैंने इस चीज़ को देखा है, तो आप टाइम पीरियड पे मत जाना, ठीक है। टाइम पीरियड पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हर जगह अलग अलग है तो पूछेगा भी नहीं। आप जो और चीज़ें उन पर मेंशन ध्यान देना। देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं ये क्यों करी थी, कब करी थी, ये समझते हैं। देखिए जो शकों का आक्रमण जब हमारे भारत में हुआ था, तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने उन्हें पराजित तो किया था, है ना, पराजित तो किया था, लेकिन मतलब संपूर्ण रूप से उनको भगा नहीं पाए थे। वो ना कहीं अपना अस्तित्व बनाए थे। जो शक थे उनको संपूर्णता नष्ट करने का, मतलब पूरी तरीके से बाहर करने का काम किसने किया, तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। उनको जब हराया तो उसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी, वो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। तो ये समझ में आया आपको।
शक राजा कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय थे। कौन थे? लड़ाई थोड़ी सी मैंने यहाँ बॉक्स में लिखी है, वो है शकों के राजा रुद्र सिंह तृतीय, और इधर अपने गुप्त वंश के राजा जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं वो जीत जाते हैं और रुद्र सिंह तृतीय जो होते हैं वो हार जाते हैं, और पूरी तरीके से शकों का हमारे भारत में क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और उसके बाद ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। जब इन्होंने शकों को हराया था तो इनको एक और नाम दिया गया, वो है शकारी नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? शकारी बोला जाता है। ठीक है, शकारी का मतलब होता है शकों का आहार करने वाला। ठीक है, खाने वाला नहीं यहाँ पे, ठीक है, भगाने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। शकों को मुक्त करने के बाद, शकों से भारत को मुक्त करने के बाद इनको क्या कहा गया? शकारी कहा गया। आगे बात करते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो मेहरौली का स्तंभ है। देखिए, जो मेहरौली में स्तंभ है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय है। यहाँ पर चंद नाम के राजा का वर्णन मिलता है, कहाँ? मेहरौली के स्तंभ में। अब ये जो चंद नाम के राजा हैं, वो कंफ्यूजन ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताते हैं कि ये जो मेहरौली का स्तंभ है जिसमें चंद नाम के राजा का वर्णन है, वो किससे रिलेटेड है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, सो इसको मैंने यहाँ पे लिखा। आगे बात करते हैं, राजधानी इंपॉर्टेंट है। राजधानी इन्होंने सबसे पहले कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, और पाटलिपुत्र के बाद किसको बनाया था? उज्जैन को बनाया था। तो इनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी क्या थी? उज्जैन। पाटलिपुत्र, उज्जैन। आगे बात करते हैं, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी? तो विक्रमादित्य वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने देवश्री की उपाधि धारण की थी, यानी इन्होंने अपने आप को देवताओं के समान माना। आगे बात करते हैं, कौन कौन से नवरत्न थे इनके दरबार में रहते थे? इनसे उस बार क्वेश्चन पूछा गया था, बताएंगे कौन सा क्वेश्चन था। पहले तो नवरत्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क। 3 करके याद करो। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क। आगे क्या है? अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट। अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह और शंकु, बेताल भट्ट। आगे बात करें, घटपर्णक, वराहमिहिर और वरुरुचि। घटपर्णक, वराहमिहिर और वरुरुचि। ठीक है, तो ये हुए टोटल कितने? 9 रत्न, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था उस बार कि धन्वंतरी किससे संबंधित है? तो वो थे चिकित्सा शास्त्र से। ठीक है, यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है कौन? धन्वंतरी। और संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो थे वो कौन थे? कालिदास। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये लेखक थे। और यहाँ पे वराहमिहिर के बारे में याद रखना, ये कौन थे? गणितज्ञ थे, खगोलज्ञ थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, इनके दरबार में सबसे जो चीनी यात्री प्रथम बार आए थे वो कौन थे? वो थे फाहियान। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बना था, फाहियान को दिया था। अब पूरा बताएंगे, उसके बाद पूछेंगे। ठीक है, देखिए, दरबार में जो प्रथम चीनी यात्री आए थे वो थे फाहियान। और फाहियान की बुक कौन सी है? तो वो है फो यू की। उसका नाम क्या है? फो यू की। ठीक है, फाहियान आए थे किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और इनकी पुस्तक का नाम है फो यू की। आगे बात करते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। उसका कारण है कि यहाँ पर साहित्यिक और कला, जो साहित्यिक चीज़ें हैं और कलाकृतियों में देखा जाए काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, इस वजह से जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है। मंदिर की बात करें जाए, 2 मंदिर इंपॉर्टेंट है, दशावतार मंदिर और दूसरा कौन सा है? भीतरगांव मंदिर। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। दशावतार का मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। याद रखना इस चीज़ को, हो सकता है पूछ सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें कलाकृतियाँ तो है ही। आगे बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या नीति अपनाई थी? तो वो नीति है वैवाहिक संबंध। ठीक है, वैवाहिक संबंध। अपने दुश्मन के यहाँ क्या करो? शादी कर दो, तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक ही नहीं करेंगे। अब इन्होंने देखिए वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे कैसे? देखिए, इन्होंने खुद भी शादी करी थी, अपनी पुत्री की भी कर दी थी और पुत्री के पुत्र की भी कर दी थी। देखिए, आगे बात करते हैं,
वैवाहिक संबंध में स्वयं की शादी किससे करी थी? तो एक नागवंशी कन्या थी जिसका नाम था कुबेर नागा। तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? कुबेर नागा था। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। ठीक है, कुबेर नागा से ये पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम है क्या? प्रभावती। और जिसकी शादी किससे करी थी? तो ये वाकाटक वंश के रुद्रसेन ने करी थी। ठीक है, रुद्रसेन सिंह से करी थी, सॉरी रुद्रसेन द्वितीय से करी थी। ठीक है, देखिए जो कुबेर नागा है, मतलब कुबेर नागा जो इनकी वाइफ है, इन्हीं से पुत्री होती है जिसका नाम है प्रभावती। ठीक है, और प्रभावती की शादी किससे होती है? वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से होती है। ठीक है, और ये जो वाकाटक वंश है, इन्होंने जब ये शकों को जब पराजित कर रहे थे उस समय इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब आगे बात करते हैं, जो पुत्र था जिसका नाम है कुमारगुप्त। ठीक है, उसका विवाह कहाँ किया था? कदम्ब के शासक काकुत्स्र वर्मन के साथ किया था। ठीक है, उनकी पुत्री के साथ, काकुत्स्र वर्मन की पुत्री के साथ किया था। तो ये था, थोड़ा सा इतना ही पढ़ना है, इतने से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दरबार में कवि। ठीक है, ये मंदिर आप दिमाग में रखना। जानकारी के स्रोत की बात करी जाए, नवरत्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम इंपॉर्टेंट है, इनकी पुत्री का नाम इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें लिखे यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, देखा जाए थोड़ा सा है, आप याद कर सकते हैं। एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब शकों को पराजित किया था पूरी तरीके से, तब उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, उसके बाद इन्हें शकारी भी कहा गया। उसका कारण क्या था? इन्होंने शकों को पूरी तरीके से क्या किया था? भगाया था, इसलिए मुक्त किया था भारत से, इसलिए इन्हें शकारी कहा जाता है। जानकारी का स्रोत क्या है? मेहरौली का स्तंभ। यहाँ पे चंद नाम के राजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो चंद नाम के राजा का वर्णन है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, विवादित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनसे रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय से। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार जो है वो किससे सहमत है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, इसीलिए इसको यहाँ पे हमने लिखा है। आगे बात करते हैं, राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को बनाया था, बाद में उज्जैन को बनाया था। फिर उसके बाद उपाधि की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि तो यही है विक्रमादित्य, दूसरी है देवश्री। नवरत्नों की बात करी जाए तो नवरत्न में सबसे ज़्यादा कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर को याद रखना। ठीक है, वैसे कोशिश करें सभी को याद रखें। हो सकता है 4 में 4 दे दे और उसके बाद पूछे 3 देने के बाद चौथा दे दे कि नहीं बताओ उसमें कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए, ज़्यादा मतलब बहुत नहीं है। कालिदास हो गया। ठीक है, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, घटपड़क, वराहमिहिर और वरिरुचि। ठीक है, धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित है, वराहमिहिर गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। आगे बात करते हैं, दरबार में प्रथम चीनी यात्री आते हैं जिसका नाम था फाहियान। ठीक है, और दूसरा स्वर्णकाल। स्वर्णकाल की बात करी जाए, निगुप्त काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब था साहित्यिक चीजें और कलाकृति की बात करी जाए काफी बढ़ोतरी होती है, इसलिए कहा जाता है। मंदिरों में बात करिए, 2 मंदिर इंपॉर्टेंट है, दशावतार मंदिर। और दशावतार मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के कहाँ पर? देवगढ़ में स्थित है। और उसके बाद करी जाए भीतरगांव के, तो कानपुर में है। ठीक है, यूपी के। साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने क्या वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे? खुद किसके साथ शादी किया था? नागवंशी कन्या कुबेर नागा के साथ किया था, जिससे पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था प्रभावती। उसकी शादी किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वो किस वंश के थे? वाकाटक वंश के थे। ठीक है, जिन्होंने इनकी हेल्प करी थी कहाँ? शकों को पराजित करने में। आगे बात करते हैं, पुत्र कुमारगुप्त, जिसकी शादी किससे करी थी? तो इनकी शादी करी थी कादम्ब वंश के काकुत्स्र वर्मन की पुत्री से किया था। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड। ठीक है, कैसा लगा सारी चीज़ें, सारा सेशन कैसा लगा? यहाँ पर जो छठा चैप्टर है गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना था, सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वो है हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन से ही जो भी हमारे यूपी SSSC पेट 2022 में एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मिडवल स्टार्ट करेंगे और जो मॉडर्न में दे रखा है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एक लाइन से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी की सारी भी कंप्लीट हो जाएंगी। मैराथन सेशन देंगे, इसी प्रकार एक वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सो ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं आप लोगों ने कितना ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है
कि आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की कौन सी ऐसी घटना है कि जो वैशाख पूर्णिमा को नहीं हुई थी। मैंने बताया था इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है, इनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और इनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा ही नाम रख दिया गया। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी घटना है जो गौतम बुद्ध की, कौन सी ऐसी घटना है जो गौतम बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा को नहीं होती। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।